बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो हमने एवोल्यूशन को बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह ख़त्म कर लिया कल, और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारे एवोल्यूशन का ही दूसरा पार्ट है। बेसिकली इट इज़ द सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स क्या होता है? सिस्टमैटिक्स बेसिकली इट इज़ द branch of biology in which we discuss about the kinds and the diversity of the organism. इसमें हम organisms की kinds और उनकी diversity जो है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। और सिस्टमैटिक्स का जो नॉलेज है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है organisms को अरेंज करने के लिए। तो सिस्टमैटिक्स जो है बेसिकली इट इज़ द स्टडी ऑफ काइंड्स एंड डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। काइंड्स एंड द डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। जब हम ऑर्गेनिजम्स की काइंड्स एंड डाइवर्सिटी को डिस्कस करते हैं तो there will be a lot of diversity which is present in nature of the organism. अब उस lot of diversity को sum up करने के लिए, उसको sorted करने के लिए हमें ज़रूरत होती है organisms को different groups में तकसीम करने की, organisms को phenotypically तकसीम करने की, organisms को taxons के हिसाब से तकसीम करने की। उन organisms को हम मुख्तलिफ कैरेक्टर की बेस पर, डिफरेंसेस की बेस पर हम उनको ग्रुपिंग करते हैं। तो वो जो स्टडी आफ्टर द डाइवर्सिटी, जब हम डाइवर्सिटी को जान लेते हैं, हमने एक जगह का विज़िट किया, वहाँ पर 10 किस्म की स्पीशीज़ थी, हमने ये सिस्टमैटिक्स वाला काम किया। लेकिन अब 10 स्पीशीज़ को फर्दर हमने जानना है, वन बाय वन उनका नेम जानना है, उनका जीनस जानना है, उनका फैमिली जानना है, उनकी क्लासेस जाननी है। तो ये जो काम है वो आता है टैक्सोनॉमी में। टैक्सोनॉमी बेसिकली इट इज द टर्म विच इज यूज्ड फॉर द ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, बिकॉज इट इज ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड से ये टर्म निकली है। ये है टैक्सा, ठीक है, ये नोमी है स्टडी। तो ये टैक्सा बेसिकली क्या है? टैक्सा है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स की स्टडी, वो कहलाती है टैक्सोनॉमी। तो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म की स्टडी मतलब ये कि ऑर्गेनिजम्स जो हैं हायरार्कियल ऑर्गेनाइजेशंस में जब देखते हैं तो फिर आपको पता है कि हायरार्कियल ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले फाइलम आता है, फिर क्या आता है? किंगडम आता है, फिर क्लासेस आती हैं। सॉरी, मिस्टेक हो गई। सबसे पहले किंगडम है, ठीक है, फिर फाइलम है, फिर क्लासेस है, ऑर्डर है, फैमिली, जीनस, स्पीशीज वगैरह वगैरह। तो ये मामला जो है वो चलते हैं। तो ये सारी की सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हायरार्कियल ऑर्गेनाइजेशन इसको बोलते हैं, इनमें मुख्तलिफ तरह के जो लेवल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल स्पीशी है, तो स्पीशीज़ आपको पता है कि कोई एक किस्म की नहीं बल्कि हज़ारों किस्म की स्पीशीज़ नेचर में पाई जाती हैं। तो वो जो स्पीशीज़ में आगे सब स्पीशीज़ हैं, उनमें आगे ग्रुप्स हैं, ग्रुप्स में भी आगे ग्रुप्स हैं, और ये बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है जो नेचर में पाई जाती है। तो इस सब की स्टडी को सम अप करने के लिए वी मस्ट डिस्कस अबाउट द टैक्सोनॉमी। बेसिकली बाय टैक्सोनॉमी वी ग्रुपिंग द ऑर्गेनिजम्स हाउ एंड और व्हाट बेसिस आर यूज्ड इन ऑर्डर टू ग्रुप द ऑर्गेनिज्म। अब ऑर्गेनिजम्स की ग्रुपिंग करनी है, लेकिन वो कौन सी चीज़ें हैं जिनकी बेस पर हम ग्रुपिंग कर सकते हैं? ठीक, सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो है फिनोम, ठीक है, इसको फिनोम बोलते हैं। फिनोम
Phenol, basically it is a scientific term and it is proposed by the Camp and Gilly. Camp and Gilly, these are the two scientists that in 1943 they proposed the term phenol. अब phenol एन निकाल के देखो, दैट इज द फिनो। फिनोटिपिकली, अब यहाँ से हम डेफिनेशन को जान लेंगे कि व्हाट इज द फिनोन। फिनोन इज द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच इज फिनोटिपिकली आइसोलेटेड फ्रॉम द ग्रुप। ऐसा ऑर्गेनिज्म का ग्रुप दैट आर फिनोटिपिकली designated, that are phenotypically separated, that are phenotypically isolated. Basically it is the phenol. Phenol क्या है? It is the separation of या identification of organism by their phenotype. और एक चीज आपने ध्यान में रखनी है कि ये जो टेक्सोनोमी है, टेक्सोनोमी की टू मेन काइंड्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। वो काइंड्स कौन कौन सी हैं? एक है इसकी माइक्रो टेक्सोनोमी और दूसरी है इसकी मैक्रो टेक्सोनोमी। तो माइक्रो और मैक्रो टेक्सोनोमी में फ़र्क है। माइक्रो टेक्सोनोमी जो है वो द स्टडी ऑफ द टेक्सोनोमी एट स्पीशीज लेवल। माइक्रो टेक्सोनोमी जो है ये क्या है? स्पीशीज लेवल की स्टडी। और ये जो मैक्रो टेक्सोनोमी है ये हायर रैंक्स के लिए है, यानी कि स्पीशीज से ऊपर जितने भी हैं, जीनस, फैमिली, ऑर्डर एंड सो ऑन। तो ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं आज फिनोन करेंगे, इसके बाद डिस्कस करेंगे और 2 से 3 लेक्चर जो हम करेंगे बेसिकली दी जाता है माइक्रो टेक्सोनोमी, देन वी मूव टू द मैक्रो टेक्सोनोमी। तो ये माइक्रो टेक्सोनोमी में है। कैंप एंड गिली ने स्पीशीज का एक ग्रुप लिया था, उस स्पीशीज में से फिनोटिपिकली इन्होंने मेंबर्स को सेपरेट किया। तो बेसिकली the work of the Camp and Gilly at the species level, so species level mean they will be in considered in the micro taxonomy। तो ये फिनॉन बेसिकली क्या है? फिनॉन है कि ऑर्गेनाइजेशन में, हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनिजम्स को इस तरह से प्लेस करना कि उनकी फिनोटाइप का मुशाहदा किया जाए। सही है। और उसके बाद फिनॉन के बाद जो दूसरी टर्म आती है वो है हमारे पास टैक्सोन। टैक्सोन हम मैट्रिक से पढ़ते आ रहे हैं, इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, लेकिन चूंकि ये एमएससी है इसमें हम इसको एलेबोरेट करेंगे डेफिनेशन को। तो इसमें जो हम डेफिनेशन पढ़ेंगे वो ये है कि टैक्सोन इज द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच एक्ट एज द फॉर्मल यूनिट which act as the formal unit at any stage of the hierarchical organization. Taxon is a group of organism that act as formal unit at any stage कह लें या रैंक कह लें या लेवल कह लें। 3 चीज़ें आएंगी, या स्टेज कह लें या रैंक कह लें या फिर लेवल कह लें। सही है। लेवल्स का मतलब हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट एक्ट एज फॉर्मल यूनिट एट एनी स्टेज, एट एनी रैंक, एट एनी लेवल ऑफ द हायरार्किकल क्लासिफिकेशन। हायरार्किकल क्लासिफिकेशन बेसिकली इट इज अ टैक्सोन। तो टैक्सोन, आप मुझे बताओ कि स्पीशीज एक टैक्सो है, ये स्पीशी है क्या? ये एक टैक्सो है।
होता है, स्पीशी टैक्सा है, स्पीशीज टैक्सा नहीं है। इस बात को ध्यान में रखिए। क्यों टैक्सा नहीं है हम डिस्कस करते हैं। स्पीशी बेसिकली ये हिस्टोरिकल ये क्लास होता है। स्पीशी टैक्सा नहीं है बल्कि स्पीशी क्लास होती है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल एक रॉबिन की स्पीशीज को लेते हैं, रॉबिन है और एक वर्टिब्रेट है। रॉबिन भी एक स्पीशी है और वर्टिब्रेट्स भी। अब वर्टिब्रेट्स और रॉबिन में क्या कि ये रॉबिन जो है बर्ड है, ठीक, ये बर्ड एक टैक्सा है, एक लोअर टैक्सा है, और ऐसा टैक्सा जिसमें हिस्ट्री को भी अगर हम देखें तो इसकी काफ़ी हिस्टोरिकल पॉइंट्स मिल जाते हैं। जो टैक्सा है और टैक्सा है और क्लास है, इसमें फ़र्क बताने लगा हूँ कि स्पीशी जो है ये टैक्सा नहीं है, स्पीशी एक ग्रुप नहीं है, क्योंकि एक स्पीशी है उसके डिफरेंट ग्रुप्स हो सकते हैं। एक स्पीशी एक जगह पर भी है, दूसरी पर भी है, तीसरी पर भी है, फोर्थ पर भी है, फिफ्थ। तो वो जो स्पीशी एक जगह पर है वो टैक्सा है, लेकिन वो सारी स्पीशी जब हम डिस्कस करेंगे तो वो क्लास बन जाएगी, वो टैक्सा नहीं रहेगी। सही है, तो यही बात आपको बताने लगा हूँ। ये रॉबिन है, ये लिमिटेड एरिया में होती हैं तो ये टैक्सा है, ठीक है। और ये वर्टिब्रेट्स हैं, ये स्पीशीज हैं और ये वाइड रेंज पर डिस्ट्रीब्यूट्स होते हैं। सो दैट इज व्हाई दे विल बी कंसीडर्ड एज द स्पीशीज, नॉट द टैक्सा। ठीक, अब टैक्सॉन का भी पता चल गया और फिनोम का भी। नाउ वी मूव टू द कैटेगरी। Category basically it is the abstract term. Abstract term, it is the higher rank than that of the taxa. Mean ये taxa था, उसके साथ taxa प्लस taxa, ये सारे taxa जब इकट्ठे होंगे तो ये बनाएंगे कैटेगरी। एक taxa, जैसे पहले बात की कि एक स्पीशी के मुख्तलिफ टैक्सास होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, अब वो सारे के सारे टैक्सा इकट्ठे होंगे, दैट विल बी अ स्पीशी। तो कैटेगरी बेसिकली इट अबव टू द स्पीशीज मीन इट रेफर्स टू द जीनस, ऑर्डर, फैमिली, क्लास तक की जाती है कैटेगरी। सही है, तो जो कैटेगरी है बेसिकली कैटेगरी इट इज अ एब्स्ट्रैक्ट टर्म, इट इज एब्स्ट्रैक्ट मेजोर्ड, ठीक। और जो टैक्सा है दीज आर द कंक्रीट zoological objects. Category is a abstract term while the taxa are the concrete zoological objects. यानी कि कैटेगरी एक बिग चीज़ है और टैक्सा उसके अंदर आते हैं। जैसे कि कैटेगरी की हम एग्जांपल लेते हैं, स्पीशी भी इसकी एग्जांपल है, जीनस भी इसका एग्जांपल है, क्लास भी इसकी एग्जांपल है, ऑर्डर भी इसकी एग्जांपल है। तो ये सारी की सारी जो स्पीशीज हैं, जीनस हैं, क्लास है, ऑर्डर है, दीज आर नॉट टैक्सा, दीज आर नॉट ग्रुप्स, दीज आर द हायर रैंक्स एंड दीज हायर रैंक्स आर कंसीडर्ड इन द कैटेगरी। तो टैक्सोनॉमिस्ट ने 20 और 20 से मोर कैटेगरीज डिस्कवर कर ली। टैक्सोनॉमिस्ट ने 20 से ज़्यादा इसको टाइप्स को डिस्कस किया है, लेकिन उन सबको 3 ग्रुप्स में फॉल किया है। एक है स्पीशीज लेवल और एक है इंट्रा स्पीशीज लेवल और एक है कलेक्टिव स्पीशीज। टैक्सोनॉमिस्ट ने 20 और मोर लेवल्स को डिस्कस किया है, लेकिन उनमें से सिर्फ और सिर्फ 3 कैटेगरीज हैं जिसमें ये 20 ही आ जाते हैं। एक स्पीशीज लेवल है,
एक इंट्रा स्पेसिफिक लेवल है, इंट्रा स्पीशीज लेवल है, और तीसरा है कलेक्टिव लेवल। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा एक कॉन्सेप्ट था। ये बहुत ही आसान है, बहुत ही छोटा सा है। आपके चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट होता है माइक्रो टेक्सोनोमी में, और 1 से 1.5 पेज का है। तो उसमें ये बताया गया है कि व्हाट इज़ द फिनोम, व्हाट इज़ द टैक्सोन एंड व्हाट इज़ द कैटेगरी। बेसिकली दीज आर इम्पॉर्टेंट। स्टार्ट करेंगे स्पेसिएशन। स्पेसिएशन इट इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द सिस्टमैटिक्स। स्पेसिएशन की डेफिनेशन क्या है? द प्रोडक्शन ऑफ न्यू reproductively isolated organisms individuals from the parental population। पेरेंटल पॉपुलेशन से आइसोलेट होकर ऐसे इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस होते हैं जो अपने पेरेंट्स के साथ रिप्रोडक्टिव आइसोलेट नहीं कर सकते, मीन दे आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम द पेरेंट्स। अब वो पेरेंट्स पर डिपेंड नहीं करते, अब वो एक इलाका से अपनी स्पीशीज़ को जनरेट कर दिया है उन्होंने, और वो इलाका से अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं। स्पेसिएशन जो है इट इज द प्रोडक्शन ऑफ न्यू रिप्रोडक्टिवली isolated populations from parental species पेरेंटल से ही ओरिजिनेट होकर लेकिन ऐसी स्पीशीज बन गई जो अब पेरेंटल के साथ कभी भी नहीं कॉपुलेट कर सकती, मीन दे हैविंग टोटल क्रॉस स्टेरिलिटी, दे हैविंग टोटल क्रॉस स्टेरिलिटी। इनमें टोटल क्रॉस स्टेरिलिटी पाई जाती है, ये कभी भी अपने पेरेंट के साथ कॉपुलेट नहीं कर सकती पेरेंटल स्पीशीज के साथ। तो स्पेसिएशन बेसिकली इसके 2 एस्पेक्ट्स हम डिस्कस करेंगे। सिंपल वर्ड में स्पेसिएशन इज द प्रोडक्शन ऑफ द न्यू स्पीशी है, सही है। अब इसके 2 एस्पेक्ट्स हम डिस्कस करेंगे कि इनके कितने एस्पेक्ट्स हैं। देयर विल बी 2 एस्पेक्ट्स, और 2 एस्पेक्ट्स कौन कौन से हैं? एक है पॉपुलेशनल और दूसरा है जेनेटिक एस्पेक्ट्स। पॉपुलेशनल और जेनेटिक एस्पेक्ट में फ़र्क सिर्फ इतना है कि पॉपुलेशनल एस्पेक्ट कहता है कि ये जो प्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीशीज है ये इंस्टेंटेनियस होती है। ये क्या होती है? इंस्टेंटेनियस प्रोडक्शन, इंस्टेंटेनियस प्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीशीज। तो जेनेटिक जो है एस्पेक्ट है स्पेसिएशन का, इसके मुताबिक देयर विल बी अ ग्रेजुअल जेनेटिक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म, देयर विल बी अ ग्रेजुअल जेनेटिक रिकंस्ट्रक्शन इन द स्पीशीज। तो इन दोनों में से आपको क्या बेहतर लगता है कि इनमें से कौन सा एस्पेक्ट हो सकता है दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पेसिएशन? क्या एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज बहुत जल्द बन जाया करती है? नहीं, एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज बनने में टाइम लगता है। देयर विल बी अ ग्रेजुअल रिकंस्ट्रक्शन। सो हियर वी डिस्कस दिस एस्पेक्ट ऑफ द स्पेसिएशन एंड वी डिस्कस ऑल द टाइप्स ऑफ द स्पेसिएशन अंडर दिस हेडिंग। अगर हमने इस हेडिंग को ही डिस्कस करना है तो पॉपुलेशनल जो एस्पेक्ट है उसको डिस्कस करने की क्या ज़रूरत है? अब सुनो कि इंस्टेंटेनियस प्रोडक्शन ऑफ द स्पीशीज, ये कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि ये होता है अब्रप्टली, जिस तरह हमने पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम पढ़ा था कि एक स्पीशी है
एक स्पीशी काफ़ी अर्सा तक क्या रहती है, सकन रहती है, स्टिल रहती है, और फिर उसके बाद अब्रप्ट दूसरी स्पीशीज चेंज हो जाती है, ठीक। तो दैट इज़ वाई सम साइंटिस्ट बिलीव दैट पॉपुलेशनल एस्पेक्ट हैव बीन ट्रू इन केस ऑफ द स्पेसिएशन, बट the majority of the scientists will support this idea. So we discuss all of the kinds, all of the modes, all of the types of the speciation under genetic aspects of the speciation, because majority is preferred by the everyone. So discuss करते हैं अब हम डिस्कस करेंगे मोड ऑफ स्पेसिएशन। मोड ऑफ स्पेसिएशन कि स्पेसिएशन किस तरह से अक्कर होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन। सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन। सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन, सिम का मतलब होता है विद इन द रेंज। सिम का जो लघुवी मायने है वो है विद इन द रेंज। सो इन ऑल द मोड्स ऑफ द स्पेसिएशन इट मीन्स देयर विल बी अ प्रोडक्शन ऑफ न्यू रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड इंडिविजुअल्स। अब इन सारी टाइप्स में हम पढ़ेंगे कि प्रोडक्शन ऑफ न्यू रिप्रोडक्टिव आइसोलेटेड इंडिविजुअल, जितने भी टाइप पढ़ेंगे। तो सिम का मतलब विद इन द रेंज, इसकी डेफिनेशन ये हुई द प्रोडक्शन ऑफ न्यूली आइसोलेटेड रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड इंडिविजुअल्स विद इन द रेंज ऑफ देयर पेरेंटल पॉपुलेशन। क्या है सिम्पैट्रिक? प्रोडक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स within the range up through development of ecological development of mating preferences, difference in mate preferences, and ecological segregation. It is basically is known as the sympatric speciation. बहुत मुश्किल लग रही है तो आसान लफ्ज़ों में सुने कि कोई भी न्यू रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड इंडिविजुअल्स जो होते हैं, ये जो है प्रोडक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स मैंने लिखा, ये क्या इंडिविजुअल्स हैं? रिप्रोडक्टिव आइसोलेटेड इंडिविजुअल्स अपने पेरेंट की रेंज में विद इन द रेंज ऑफ पेरेंटल पॉपुलेशन, ठीक है, विद इन द रेंज ऑफ पेरेंटल पॉपुलेशन थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंस इन द मेट प्रेफरेंसेस। अब दूसरी स्पीशीज जो ओरिजिनेट हुईगी उसमें दो एस्पेक्ट्स हैं, एक तो वो मेट प्रेफरेंसेस, उसके डिफरेंस होंगे पेरेंटल से, ठीक है, और दूसरे नंबर पर उनकी इकोलॉजिकल सेग्रीगेशन होगी। अब इकोलॉजिकल सेग्रीगेशन का मतलब ये कि वो स्पीशी जो पेरेंटल की रेंज में है वहाँ पर समथिंग विल बी हैपन दैट विल बी सेग्रीगेट टू द स्पीशीज। अब वो स्पीशीज अपने पेरेंट्स से मेट भी नहीं करेगी और इकोलॉजिकल सेग्रीगेट लेटर हो जाए। सो दैट इज़ द सिम्पैटिक स्पेसिएशन। इसके एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल देख लें। फॉर एग्जाम्पल होस्ट स्पेसिफिक प्लांट फीडर्स, होस्ट स्पेसिफिक प्लांट फीडर्स, ये बेसिकली कुछ पैरासाइट्स होते हैं, ठीक है, जो होस्ट स्पेसिफिक होते हैं प्लांट्स में। फॉर एग्जाम्पल ये है n नंबर ऑफ द पैरासाइट्स, ठीक है। अब यहाँ पर जो पॉपुलेशन है होस्ट की और पैरासाइट की, उनका फॉर एग्जाम्पल टोटल नंबर है n और यहाँ पर वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। लेकिन व्हेन पैरासाइट स्विच टू देयर होस्ट, अब पैरासाइट ने
अपना होस्ट चेंज कर लिया, ये साथ ही पॉपुलेशन थी, सही है। अब पैरासाइट ने अपना होस्ट कहीं दूर ले लिया, ठीक है, या यहाँ से इस तरफ मूव कर गया, या यहाँ से इस तरफ, या यहाँ से इस तरफ, तो वो रहेगा विद इन द रेंज ऑफ देयर पेरेंटल पॉपुलेशन, बट देयर विल बी अ डिफरेंस इन मेटिंग प्रेफरेंसेस एंड द इकोलॉजिकल सेग्रीगेशन। तो ऐसी चीज़ जहाँ पर होस्ट स्पेसिफिक प्लांट फीडर वो स्विच कर जाएं टू न्यू होस्ट, वो स्विच कर जाए न्यू होस्ट की तरफ, तो उनकी वजह से भी स्पेसिएशन होती है, लेकिन वो होती क्या है, विद इन द रेंज, एंड विद इन द रेंज इज नोन एज द सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन। ओके, देन वी मूव टू द पैरापैट्रिक स्पेसिएशन। नंबर 2 है पैरापैट्रिक स्पेसिएशन। पैरापैट्रिक स्पेसिएशन जिस तरह की हमें नाम से पता है कि दैट इज आउट ऑफ द रेंज ऑफ द पेरेंटल पॉपुलेशन, ठीक। पैरापैट्रिक स्पेसिएशन इज द मोड ऑफ एसोसिएशन इन विच द newly reproductively isolated individuals are produced, but these individuals build up a colony. New individual build up a colony. जो न्यू इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस होते हैं वो एक क्लाइन को बिल्डअप करते हैं। क्लाइन और हाइब्रिड जोन आगे जाके हम पढ़ेंगे, पूरी डिटेल से हमारा ये टॉपिक है। यहाँ पर ब्रीफली सा सुन लो कि क्लाइन बेसिकली इट इज़ अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स दैट डिस्टिंग्विश्ड ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स पेरेंटल पॉपुलेशन। अब इसमें स्पीशीज में जो पेरेंट्स से न्यू इंडिविजुअल्स अराइज होते हैं उनके कैरेक्टर्स अपने पेरेंट्स से टोटली डिफरेंट होते हैं, ठीक। अब ये पैरापैट्रिक जो है स्पेसिएशन है, इसमें ये विद अपनी पेरेंट की रेंज से भी आउट ऑफ होते हैं, और दूसरे नंबर पर इनमें रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड तो वो तो होते ही हैं, इकोलॉजिकल स्कारपमेंट तो होती है, लेकिन उसके साथ साथ इनमें क्लाइन भी बिल्ड होता है। क्लाइन बिल्ड होने की वजह से ये पॉपुलेशन क्या है जी, बिल्कुल भी अपने पेरेंट्स से डिफरेंट होती है। इनमें क्या क्या होता है, इक्वालिटी। याद रखिएगा कि ये जो मेड प्रेफरेंसेस में डिफरेंस है, मेड प्रेफरेंसेस में जो डिफरेंस है और इकोलॉजिकल सेग्रीगेशन है, ये हर एक स्पीशीज के मोड्स में हम पढ़ेंगे। हर एक मोड ऑफ स्पेसिएशन में हम 2 से 3 चीज़ें पढ़ेंगे। वो क्या, एक तो उनके मेटिंग प्रेफरेंसेस डिफरेंट होंगे, उनकी इकोलॉजिकल सेग्रीगेशन होगी, और उस वजह से जो इंडिविजुअल्स हैं वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होंगे। तो ये हमारा था पैरापैट्रिक स्पेसिएशन। अब पैरापैट्रिक स्पेसिएशन के बाद हम मूव करते हैं एलोपैट्रिक, दैट इज द मोर इम्पॉर्टेंट एलोपैट्रिक स्पेसिएशन। एलोपैट्रिक स्पेसिएशन allopathic speciation basically it is the gradual and the geographically isolates and production of the new species. Gradually and geographically distribution of organism and production of new species. न्यू स्पीशीज कि एलोपैट्रिक में हम देखेंगे न्यू स्पीशीज जो अराइज होती हैं दैट विल बी द जियोग्राफिकली आइसोलेट फ्रॉम द पेरेंटल पॉपुलेशन। सही है। अब जियोग्राफिकल आइसोलेटेड की वजह से एलोपैट्रिक स्पेसिएशन की 2 टाइप्स हैं। देयर विल बी 2 टाइप्स ऑफ द एलोपैट्रिक स्पेसिएशन। हियर वी डिस्कस वन बाय वन। सो द फर्स्ट वन इज द ट्रेडिशनल। First one is the traditional.
allopatric speciation. Traditional allopatric speciation, basically it is a speciation in which the parental population splits by a barrier and then separate from each other and form a new species. दोबारा सुनिए, जो ट्रेडिशनल एलोपैथिक स्पेसिएशन है, इन दिस केस द टू स्पीशीज विच विल बी टुगेदर फ्रॉम, किसी दौर में वो क्या है, इकट्ठी है, एंड अ बैरियर इज फॉर्म्ड बिटवीन द टू स्पीशीज एंड फाइनल दीज टू स्पीशीज आर geographically isolated from each other, and this species having new individuals and this species having new individuals. तो ट्रेडिशनल में आपको एग्जाम्पल से ज़रा डायग्राम से समझाता हूँ ताकि आपको इस तरह से समझ आ जाए। ट्रेडिशनल स्पेसिएशन में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ये टाइम है, ठीक है, और ये स्पेसिएशन, ये स्पेसिएशन, ये पर यहाँ पर है टाइम t1। t1 का मतलब यहाँ पर पेरेंटल पॉपुलेशन, सिर्फ और सिर्फ पेरेंटल पॉपुलेशन। अब टाइम आ गया t2, t2 का मतलब दूसरा टाइम, यहाँ पर पॉपुलेशन के साथ एक लाइन बन गई, एक गैप बन गया, एक ब्रिज सा बन गया, सही है। अब क्या होगा कि टाइम 3 में यहाँ पर जो एक बैरियर आ गया, बैरियर आ गया, उस बैरियर ने क्या किया, पी पॉपुलेशन जो पेरेंटल पॉपुलेशन थी उसको P1 एंड P2 में डिवाइड कर दिया, यानी कि पेरेंटल पॉपुलेशन को, ये फॉर एग्जांपल हमारी पेरेंटल पॉपुलेशन थी, इसको P1 से डिनोट कर दिया, और ये न्यू पॉपुलेशन है, इसको P2 से डिनोट कर दिया। तो ये एलोपैथिक स्पेसिएशन का जो ट्रेडिशनल हम पढ़ रहे हैं मेथड, वो इस तरह से होता है कि पेरेंटल पॉपुलेशन इकट्ठी होती है, उनमें ब्रिज बनता है, उनमें फिर वो ब्रिज बैरियर बना देता है, और बैरियर बनाते बनाते क्या होता है कि T4 अगर हम देखें तो देयर विल बी अ सेपरेट पॉपुलेशन, P1 एंड P2, देयर विल बी अ सेपरेट स्पीशीज, सेपरेट स्पीशीज हो जाती है, सही है। तो आगे चलकर क्या होता है, T5 की अगर बात करें तो ये जो स्पीशीज होती हैं they will be a overlap, they will be overlap to some extent, कुछ एक्सटेंट में ये ओवरलैप कर रही होती है, लेकिन these were isolated, reproductively isolated and geographically segregated from the parental population। तो ये बेसिकली मोड था किसका, एलोपैथिक स्पेसिएशन का ट्रेडिशनल मोड, ट्रेडिशनल इस तरह से होती। अब दूसरे नंबर पर जो है वो है पेरीपैट्रिक स्पेसिएशन। पेरीपैट्रिक स्पेसिएशन इज अनदर टाइप ऑफ द एलोपैट्रिक स्पेसिएशन। इसकी दो टाइप्स हैं, ठीक है, इसकी दो टाइप्स हैं, उसमें से एक हमने पढ़ ली और दूसरी क्या है जी, पेरीपैट्रिक। पेरीपैट्रिक स्पेसिएशन, पेरीपैट्रिक स्पेसिएशन में क्या होता है वो हम देखते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एलोपैथिक स्पेसिएशन का पेरीपैट्रिक स्पेसिएशन वाला टाइप्स को डिस्कस करें। पेरीपैट्रिक में क्या होता है, पेरीपैट्रिक स्पेसिएशन इज द टाइप ऑफ स्पेसिएशन, इज द मोड ऑफ द स्पेसिएशन इन विच द पेरेंटल पॉपुलेशन हैविंग मैनी जियोग्राफिकल आइसोलेट्स, पेरेंटल पॉपुलेशन हैविंग पेरिफेरल आइसोलेट्स, एक पेरेंटल पॉपुलेशन है उसके पेरिफेरल, उसकी साइडों पर आइसोलेट्स होते हैं, और वो आइसोलेट्स क्या करते हैं, अपनी पेरेंटल पॉपुलेशन के साथ मिलकर एक न्यू स्पीशीज को जनरेट कर देते हैं। नहीं समझ आई? तो ये देखें, ये पेरेंटल पॉपुलेशन, ठीक है, पी से मुराद पेरेंटल पॉपुलेशन, और पेरिफेरल आइसोलेट्स इसके पास होते हैं मीन
यहाँ पर एक पेरिफेरल आइसोलेट है स्टार, सही है। अब इस स्टार में एबिलिटी है डिफरेंट स्पीशीज को जनरेट करने की। एक हम रख लेते हैं क्वेश्चन मार्क, ये भी पेरिफेरल आइसोलेट्स है, और एक को हम रख लेते हैं टिक, ये बेसिकली आइडिया है, ठीक है। ये भी पेरिफेरल आइसोलेट्स हैं, यानी कि दीज आर द आइसोलेट्स, पेरिफेरल आइसोलेट्स नियर द पेरेंटल पॉपुलेशंस। व्हेन these peripheral isolates combine with the parental population, they will be form a new different species. अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल T2 में एक पेरिफेरल आइसोलेट एक्सटिंक्ट हो गया। फॉर एग्जांपल ये वाला जो है आइसोलेट क्या हो गया, एक्सटिंक्ट हो गया। तो यहाँ पर कितने पेरिफेरल आइसोलेट्स रह गए, 2। अब दूसरी स्टेज में ये भी एक्सटिंक्ट हो गया फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पर क्या रह गया, सिर्फ एक पेरिफेरल आइसोलेट्स। और T4 में जाके क्या होगा, ये T4 में जाकर पेरिफेरल आइसोलेट इसके करीब आएगा, और T5 में जाकर इसके साथ ओवरलैप कर जाएगा। यानी कि विद द पैसेज ऑफ टाइम देयर विल बी अ एक्सटिंक्शन ऑफ द पेरिफेरल आइसोलेट्स, एंड एट लीस्ट देयर विल बी only one peripheral isolates remain, and this peripheral isolates combine overlap to the parental population, but it is geographically isolated, and it is the reproductively isolated, and it is the ecological segregation and form a new species than the previous one. So it is the mode of the speciation. तो ये था हमारा, और इसकी जो लास्ट टाइप है वो है speciation in time। स्पेसिएशन इन टाइम, ये बेसिकली बहुत माइनस आइडिया है। कुछ साइंटिस्ट इसको सपोर्ट करते हैं, लेकिन मेजॉरिटी इसको रिजेक्ट करती है। ये सिंपल वर्ड्स में हम कह लें कि स्पेसिएशन इन टाइम का मतलब ये कि जो टाइम है ओनली, कोई म्यूटेशन नहीं हुई, कोई एवोल्यूशन नहीं हुई, कोई जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। ये टाइम गुजरने के साथ साथ एक स्पीशी दूसरी स्पीशी में कन्वर्ट हो जाती है, जो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होती है। समझ आई? यानी कि टाइम गुजरने के साथ यहाँ पर टाइम मायने रखता है। यहाँ पर बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह।